अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फन। उसको हम फन बोलते हैं। फन क्या चीज़ है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसकी कुछ एग्जांपल्स वगैरह, ये सारा जो है वो हम आज देखेंगे। फन को उर्दू में अगर हम थोड़ा आइडिया लेने की कोशिश करें तो फन को उर्दू में हम कहते हैं जू मानी अल्फाज। जू मानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनके दो मीनिंग्स होते हैं ना, या दो मीन डबल मीनिंग्स हम निकाल लेते हैं, तो उनको जो है वो हम फन बोलते हैं। राइट, फन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। A pun consists in the use of words in such a way that it is capable of more than one application. The object being to produce a ludicrous effect. Ludicrous कहते हैं absurd, absurd कह सकते हैं, या इसको हम ridiculous भी कह सकते हैं। थोड़ा ऐसा इफेक्ट आता है कि वो चीज़ रिडिकुलस भी हो सकती है, वो चीज़ थोड़ा एम्बिगुअस भी हो सकती है, डाउटफुल भी हो सकती है। मतलब उसके मीनिंग्स में हमें सोचना, हम सोचने लग जाते हैं यार इसके कौन से मीनिंग्स लिए जा रहे हैं। राइट, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ द टॉलेस्ट बिल्डिंग दिस टॉलेस्ट बिल्डिंग इज अ लाइब्रेरी, इट हैज थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज। दोबारा बोलता हूँ, सुनिए इसको। मैं कहता हूँ the tallest building, this tallest building is a library. It has thousands of stories. अब जब हम ये कहते हैं it has thousands of stories, तो हम सोच में पड़ जाते हैं यार ये किस स्टोरी की बात हो रही है। राइट, देखिए अब इसको हम कई तरह से जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि यार इसकी जो अंदर अंदर जो स्टोरीज हैं, मतलब इस लाइब्रेरी के अंदर जो एक स्टोरीज कटफैयर है वो बहुत ज्यादा है। स्टोरीज है ना, ये भी हो सकता है कि इसके बारे में बड़े किस्से कहानियां मशहूर हैं। राइट, तो मतलब डिफरेंट मीनिंग्स जो हैं इसके आ सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इफ यू स्टैंड बाय द विंडो आई विल हेल्प यू आउट। लिसन दिस एग्जांपल अगेन। इफ यू स्टैंड बाय द विंडो आई विल हेल्प यू आउट। मतलब आई विल हेल्प यू आउट, विंडो से भेजना है उसको बाहर, दरवाजे से बाहर भेजना है। तो मीनिंग थोड़े से absurd, थोड़े से ridiculous, थोड़े से ambiguous हो जाते हैं जब हम फन की बात करते हैं। राइट, तो अभी देखते हैं कि हमारी बुक में भी कुछ एग्जांपल्स डेफिनेटली होंगी, वो भी हम चेक करते हैं कि वो एग्जांपल्स जो हैं वो क्या है। अच्छा, देखें ये एग्जांपल देखें। इज लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स अपॉन द लिवर। लुक एट दिस वर्ड लिवर। लिवर या तो जो है वो इस लाइफ से द वन हु इज लिविंग, एज यू नो, लाइफ एंड लिवर, तो इसको हम कहते हैं फन। लिवर एक बॉडी बॉडी ऑर्गन भी है, उसको भी हम जो है वो आ, कह सकते हैं। तो बॉडी ऑर्गन लिवर, या फिर वो लिवर जो कि जिंदगी गुजारने वाला शख्स है उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। ये उस इंसान पर डिपेंड करता है कि लाइफ कितनी कीमती है जो उसको गुजार रहा है, या कि वो लिवर जो हमारा एक ऑर्गन है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन who lies abroad for the good of his country. Lies, अब लाइज जो है इसका एक मतलब ये हो सकता है कि वो बाहर रहता है, और दूसरा ये हो सकता है कि वो बाहर झूठ बोलता है, अपने मुल्क के लिए झूठ बोलता है। तो
वो बात जो शुरू में उसने की, रेडिकुलस या रेडिकुलस इसको मैं कह रहा था, तो वो जो है वो यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उसको जो है वो हम यहाँ से देखेंगे। ठीक। अच्छा, फिर आगे देखें। अच्छा, सो मैं ये कह रहा था कि वो जो absurd या फिर ridiculous effect जो जिसकी मैं बात कर रहा था, वो इसके अंदर जो है वो आ सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि हम ले सकते हैं। अच्छा, ये सेंटेंस सुनिए जरा। अगर मैं ये कहूँ कि हिज कैट इज नियर द कंप्यूटर टू कीप एन आई ऑन माउस, राइट? हिज कैट इज नियर द कंप्यूटर टू कीप एन आई ऑन माउस। नाउ, माउस सुनकर डबल मीनिंग्स ऑब्वियसली माइंड में आते हैं कि माउस विच इज एसोसिएटेड विद कैट, और माउस ऑफ कंप्यूटर, कीबोर्ड माउस। तो इस तरह के इफेक्ट्स जो हैं वो भी पैदा किए जाते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं फन का। ठीक। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास टर्म है वो है मेटोनमी। देखें, मेटोनमी जो है ना, ये एक ब्रॉडर टर्म है, ये एक बड़ी टर्म है। इसकी आगे काफ़ी कैटेगरीज हैं और हम कैटेगरीज भी डिस्कस करते हैं। बट प्राइमरली मेटोनमी होती क्या है? मेटोनमी दरअसल एक ऐसी टर्म है कि जिसमें हम ये सीखते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी दूसरी चीज़ों के साथ एसोसिएट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि वाइट कलर है, ये पीस की अलामत है। ठीक है, कुछ कल्चरल भी होती हैं। जैसे आपको याद होगा कि आपने जो 10th में एक चैप्टर पढ़ा था, चाइनीज न्यू ईयर, उसमें कलर्स के बारे में बताया हुआ था कि ब्लैक कलर क्या है, रेड कलर क्या है, चाइनीज के नज़दीक इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसी तरह इट्स नॉट अबाउट जस्ट कलर्स इन डेली लाइफ टू। मतलब आप मुख्तलिफ सेगमेंट्स और डोमेन्स को अगर देखें तो हमें ये पता चलेगा कि कभी कभी कुछ चीज़ें जो हैं जुड़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेन है, पेन, ये पेन की ताकत है। हम कहते हैं ना कभी कभी, द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। अब इसमें पेन देखें, पेन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सोचने की बात है। नॉलेज को, राइटिंग्स को। स्वॉर्ड किसको कर रहा है? फाइट को, वॉर को। तो एक चीज जो है वो दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाती है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें कि मेटोनमी में ये नहीं होता, ये जरूरी नहीं होता पार्ट एज अ होल और होल एज अ पार्ट। वो इसकी आगे सब टाइप है। मेटोनमी के लिए ये शर्त नहीं है। मेटोनमी के लिए बस एसोसिएशन का होना जरूरी है। चीज को एक दूसरे के साथ एसोसिएट होना चाहिए। क्या आप एक चीज का नाम लें, आप जैसे ही वो नाम लें तो हमें फौरन पता लग जाता है कि अच्छा ये दूसरी चीज है। हमारे अपने कंट्री के अंदर भी बहुत सारी जो है वो ऐसी एसोसिएशन मौजूद हैं, कॉन्टेक्चुअली जो है वो मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं करप्शन का नाम लेता हूँ, करप्शन, फौरन आपके जहन में कोई ना कोई फेस आ जाएगा, कोई नाम आ जाएगा, शायद नवाज शरीफ का आ जाए, ऑन द लाइटर नोट। अच्छा, इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल यू टर्न कहते हैं, तो यू टर्न में भी आपके जहन में कोई ना कोई साहब आ जाएंगे। ठीक। इसी तरह और अगर आप डीजल कहते हैं तो किसी न किसी का नाम आपके माइंड में आ जाएगा। तो मतलब मिस्टर 10% कहते हैं तो मिस्टर 10% जो है वो भी आपके जहन में कोई ना कोई नाम आ जाएगा। तो ये एसोसिएशन है। ठीक, ये ऑन लाइटर नोट में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक। तो इनको हम मेटोनमी कहते हैं। मेटोनमी। नानी, वर्ड नानी बड़ा मशहूर है हमारे मुल्क में। नानी कौन है? हमारे मुल्क में जैसे हम नानी कहेंगे तो कोई ना कोई माइंड में एक पर्सनैलिटी आ जाएगी। यू पीपल आर वेरी स्मार्ट पीपल, यू कैन हैव आइडिया
व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो ये ऐसे हमारे एसोसिएशन होती हैं, पर्सनालिटीज के साथ भी हो सकती हैं, चीज़ों के साथ भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है। अच्छा, ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है? इन मेटोनिमी लिटरली अ चेंज ऑफ नेम, object is designated by the name of something which in general is associated with it। तो ये जो वर्ड associated है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने के लिए। आई होप सो you wouldn't have any problem in remembering this one, right? अच्छा, तो आगे देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। द बेंच फॉर द जजेस, यस, बेंच यूज होता है जजेस के लिए। द हाउस फॉर द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स, या द लोरल फॉर सक्सेस। लोरल वैसे ज़्यादातर कहते हैं अचीवमेंट्स को। एग्जाम्पल, अगर आपने कहीं से डिग्री लेनी है, कहीं से पढ़ा आपने, यूनिवर्सिटी में आपने टाइम लगाया 4 साल, उसके बाद आपको एक सनद की शक्ल में फ्लोरल मिलेगी। रेड क्रॉस फॉर ब्रिटिश सोल्जर्स, ब्लू जैकेट्स फॉर सेलर्स, द क्राउन फॉर द किंग। यस इट इज, राइट। फॉर एग्जाम्पल, उससे मजीद एग्जाम्पल्स आ सकती हैं। व्हाइट हाउस आ सकता है। व्हाइट हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? अमेरिका को, उनकी गवर्नमेंट को। ठीक इसी तरह इस्लामाबाद किसको रिप्रेजेंट करता है? इस्लामाबाद पाकिस्तान को। इस्लामाबाद से ये पैगाम आया, व्हाइट हाउस ने ये ऑर्डर जारी किया। ठीक, उससे उनकी गवर्नमेंट जो है वो मुराद ली जाती होगी। तो मेटोनमी एक बहुत ब्रॉडर टर्म है जो अपने अंदर सेनेक्ट की समेत, मतलब इस तरह की मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो इनको जो है वो अपने अंदर जोड़ लेती है। ठीक, तो एक तो ये चीज़ जो है वो आपसे डिस्कस करना जो है मकसूद था। उसके अलावा इसको अगर हम थोड़ा सा और प्रॉप करें, नीचे ले जाएं, देखिए कहता है, since there are many kinds of association between objects, there are several varieties of metonymy. First, a metonymy may result from the use of the sign for the person or thing symbolized as you must address the chair, और chair का मतलब chairman, from the cradle to grave, from infancy to death। तो ये मेटोनोमी की एक टाइप उसने डिस्कस की है, ये वाली क्या है जी? द साइन फॉर द पर्सन और थिंग्स, दोनों चीजें हो सकती हैं, सिंबलाइज्ड एज। अब ये देखें, अब ये एक ऑब्जेक्ट है चेयर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? चेयरमैन को। एक ऑब्जेक्ट है जो एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह ये देखें क्रेडल, क्रेडल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इन्फेंसी को। फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, कहते हैं ना इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर लहद तक, या माँ की गोद से लहद तक इल्म हासिल करो। लहद कब को कहते हैं? तो ग्रेव। ग्रेव का मतलब लिटरली ग्रेव नहीं है, मतलब जब तक इंसान जिंदा है उसको इल्म हासिल करना चाहिए। तो क्रेडल और ग्रेव जो है वो दोनों किसी ना किसी चीज से एसोसिएटेड है। तो मेटोनमी की एक टाइप आ गई जिसमें पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स का रेफरेंस मौजूद होता है। अच्छा आगे देखिए, द होल सिटी क्या है? इसकी बेसिक टाइप क्या है? द कंटेनर फॉर द थिंग्स कंटेन्ड एज द होल सिटी। अब सिटी से मुराद उसके अंदर रहने वाले लोग हैं, पीपल, पब्लिक, लेटी, लेमैन। The whole street went out, sorry, the whole city went out to see the victorious general। सिटी खुद तो नहीं गया, उस सिटी के अंदर रहने वाले लोग गए। तो मेटोनमी, राइट, एक टाइप है इसकी। फिर द किटल बॉयल्स, फोर्थ इज ही ड्रैंक द फैटल कप। अब यहाँ पे फोर्थ विथ का मतलब ऐसे होता है एट वंस या इमीडिएटली। इमीडिएटली दरअसल फोर्थ विथ जो है ये एक इंतहाई ऑफिशियल वर्ड है, ऑफिशियल जमरों में यूज किया जाता है। तो आप भी यूज कर सकते हैं, वैसे अगर कभी आपने लिखना हो, इसका मतलब होता है इमीडिएटली या फिर एट वंस। तो ड्रैंक द फैटल कप, द किटल बॉयल्स। अब
गेस करें कि इसके अंदर जो उसने मेटोनिमी का जो एक कॉन्सेप्ट दिया है वो किसके अंदर छुपा हुआ है। क्या 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 किटल जो है वो खुद बॉयल हो रही है, सोचने की बात है, राइट, या उसके अंदर मौजूद जो टी है या दूध है या कुछ ऐसी चीज है वो जो है वो हो रही है। तो या a student said me such stick is used for both authority as army officer and the stick used for hurting someone। या सर ये पन के साथ कंफ्यूज हो रही है। नो, नेवर। पन के अंदर तो दो मीनिंग्स का होना जरूरी है, इसके अंदर दो मीनिंग्स वाली तो बात ही नहीं है। अच्छा, मीनिंग ऑफ किटल, किटल मीन कैटल, तो जो केतली वगैरह नहीं होती उसको जो है वो हम कह सकते हैं, ये थोड़ा क्लासिक वर्ड है ना। अच्छा, तो किटल बॉयल्स, forthwith at once he drank the fatal cup। और दूसरी बात ये कि क्या उसने कप पी लिया, कप तो नहीं पिया ना, उस कप के अंदर मौजूद चाय पी ना। तो अगर उसने चाय पी है कप नहीं पिया, इसका मतलब ये है, इसको जिसको जो है वो हम कहते हैं कि यू नो डब उसको क्या उसको कहते हैं कि कंटेनर, एक एक कप है, उसके अंदर एक चीज मौजूद है, हमने वो कंटेनर वर्ड यूज किया, उसके अंदर मौजूद चीज को यूज नहीं किया। इसकी और भी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल देखें, मैं कहता हूँ कि आग जला दो, आग जला दो, आग तो नहीं जलती ना, लकड़ियां जलती हैं, क्या ख्याल है ना। इसी तरह मैं कहता हूँ यार मुझे ये एक प्लेट पकड़ाना, एक प्लेट मुझे भी दे दो। अब वो उस प्लेट के अंदर चावल है, उसके अंदर कुछ और चीज है, बिरयानी है, व्हाट्सएवर, दरअसल आप वो बिरयानी मांग रहे होते हैं, चावल मांग रहे होते हैं। तो इसलिए पान तो बिल्कुल अलग चीज है, पान तो वो आप ये नहीं कहते ना। तो पन इज डिफरेंट थिंग। तो कंटेनर, जब हम बात करते हैं कंटेनर, उसके अंदर मौजूद चीज जो है वो मुराद ली जाती है। फोर्थ फिफ्थ का मतलब होता है एट वंस, सडनली, राइट। फोर्थ फिफ्थ का मतलब होता है सडनली। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए, ही कीप्स अ गुड सेलर। सेलर बेसिकली घर होता है ना, घर के अंदर एक बेसमेंट होती है, उस बेसमेंट को बेसिकली सेलर कहा जाता है। ही वॉज प्लेइंग टू द गैलरी। तो गैलरी के अंदर कुछ चीजें होती हैं, मतलब जाहिर है पिक्चर्स हैं या व्हाट्सएप, उसकी उनकी बात की जा रही है। ओके, फिर क्या है जी, ही हैज अनडाउटेडली द बेस्ट स्टेबल इन द कंट्री। स्टेबल कहते हैं अस्तबल को, अस्तबल पता है ना जहाँ घोड़े रखे जाते हैं। तो यहाँ मुराद क्या लिया जा रहा है, उसके पास मतलब बेस्ट घोड़े हैं, इस मुल्क के सबसे बेस्ट हॉर्सेस जो हैं वो उसके पास है। लेकिन हॉर्सेस का नाम तो इस्तेमाल नहीं किया गया, नाम किसका इस्तेमाल किया गया, स्टेबल, राइट, यानी अस्तबल जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं। उसने उन, क्योंकि कंटेनर की बात हो रही है ना यहाँ पे, आप देखिए ना, यहाँ पे कंटेनर की बात हो रही है कि उस कंटेनर को हम यूज करते हैं, लेकिन मुराद क्या होता है, उस कंटेनर के अंदर मौजूद जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मुराद जो है वो लिए जाते हैं, राइट। अच्छा, फिर देखिए आगे, कहते हैं द इंस्ट्रूमेंट फॉर द एजेंट एज the pen is mightier than the sword। This is what I was talking about in the beginning। अब इंस्ट्रूमेंट है ना, इंस्ट्रूमेंट क्या है, पेन है, राइट। स्वॉर्ड क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। तो ये किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेटोनिमी। अच्छा, अच्छा, फिर देखिए, लिखा हुआ है द ऑथर फॉर हिज वर्क एज वी आर रीडिंग मिल्टन। अब मिल्टन को तो नहीं पढ़ते ना हम, उसका काम पढ़ते हैं, उसकी पोइम्स पढ़ते हैं,
उसकी लिटरेरी पीस ऑफ राइटिंग पढ़ते हैं, बट हम नाम क्या लेते हैं, मिल्टन का। एसोसिएट है ना उसका वर्क। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, डू यू लर्न यूक्लिड। यूक्लिड जो है ना, ये एक मैथमेटिशियन था, इसको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है, यूक्लिड को। डू यू लर्न यूक्लिड एट योर स्कूल। तो यूक्लिड का मतलब यहाँ पर क्या है, ज्योमेट्री। ठीक, उसका वर्क जो है उस वो मुराद ली जा रही है। तो मिल्टन का वर्क मुराद ली जा रही है, तो मिल्टन की पोइम्स या उस तरह, तो यूक्लिड का वर्क। ठीक, तो ये क्या आ गया, द ऑथर फॉर हिज वर्क। हम कभी कभी पढ़ते हैं यार, आपने इकबाल को पढ़ा, तो इकबाल को पढ़ने का मतलब क्या होता है, उसका वर्क, उसकी पोइम्स, राइट। तो इस तरह की एग्जांपल हम अपने कल्चर में भी यूज करते हैं। द नेम ऑफ फीलिंग्स और पैशन फॉर इट्स ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है वो हम चीजों को एसोसिएट करते हैं। द नेम ऑफ अ फीलिंग और पैशन फॉर इट्स ऑब्जेक्ट। ये देखिए हमारे पास एक स्टैंजा है। बेसिकली ये स्टैंजा जो है ना, ये सर वॉल्टर स्कॉट की एक पोइम है, रोवर्स अड्यू। रोवर्स अड्यू उस पोइम का नाम है, उसके अंदर से ये स्टैंजा उठाया गया है ना। तो अब वो कह रहा है कि इसके अंदर जो है वो मेटोनमी मौजूद है। देखते हैं कहाँ पे है। He turned his charger as he spake. Spake एक क्लासिकल इंग्लिश का वर्ड है। स्पीक होता है ना, वर्ड स्पीक। क्लासिकल इंग्लिश में स्पीक की जो सेकंड फॉर्म होती थी वो स्पेक होती थी। आजकल तो हम स्पोक कहते हैं ना, उस वक्त स्पेक कहा जाता था। Upon the river shore, look at this river shore, it's an object in this stanza, isn't it? So ये ऑब्जेक्ट जो है ये किसी खास फीलिंग्स को, पैशंस को, या मतलब ऐसे किस्म की इमोशंस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। He gave the bride rain. Bride rain is associated to horses. Horses के जो फेस होता है ना, उसको एक वो खास किस्म की वो लगामें और वो सारी चीज़ें चढ़ाई होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए ये यूज होता है। He gave the bride his rain a shake, said adieu. Adieu जो है कहते हैं फेयरवेल को, बाय बाय कहना किसी को, हमेशा के लिए कहना या टेम्परेरीली कहना। फॉर एवर मोर माई लव एंड अड्यू फॉर एवर मोर। अब वो जो उस रिवर शोर के ऊपर जो जो कुछ हुआ होगा, जो एक वाकया है, उसकी यादें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, उसके लिए जो है वो उसने ये वर्ड यहाँ पर यूज किया है। अच्छा, तो ये जो है वो एक और टाइप थी। अच्छा, अब देखिए सिनेक्डोकी, नई टर्म जो है वो है सिनेक्डोकी। लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं कि सिनेक्डोकी जो है ना, ये दरअसल मेटोनमी ही की आगे एक ब्रांच है। सिनेक्डोकी, सिनेक्डोकी हम इसको वैसे तो जाहिर है मजाज मुरसल कहते हैं, लेकिन सिनेक्डोकी की दो शर्तें हैं जो कि मेटोनमी में मौजूद नहीं थी। वो क्या है इसकी शर्तें? सिनेक्डोकी में ये जरूरी है कि चीजों को या तो पार्ट एज अ होल होना चाहिए या रिवर्स होना चाहिए, होल एज अ पार्ट होना चाहिए। तीसरी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो सकती। ठीक, तो हमने मेटोनमी में बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी भी देखेंगे जिसमें पार्ट एज अ होल या होल एज अ पार्ट का चक्कर नहीं था, बट यहाँ पर जब हम सिनेक्डोकी की बात करते हैं तो इसमें ये चीज जो है वो शर्त होती है। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, इन synecdoche a part is used to designate the whole or the whole to designate a part. Yeah, fine. अच्छा, a part used to designate the whole as। पहली उसने टाइप जो है वो हमसे डिस्कस करना शुरू की कि पहली टाइप में जो है वो क्या आ जाता है। अच्छा देखिए क्या लिखा हुआ है, give us this day our daily bread। अब डेली ब्रेड का मतलब क्या है, फूड है। अब फूड के अंदर तो बहुत सारे आइटम्स होते हैं ना, सिर्फ ब्रेड तो नहीं होती। तो ब्रेड जो है वो उसका एक पार्ट है फूड का, उसका। तो ये पहली टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं ना, पार्ट एज अ होल डिस्कस किया कर रहे हैं हम, कि ब्रेड क्या है कि होल मुराद ले रहे हैं, सिर्फ ब्रेड कहा लेकिन हमारा मुराद क्या है, पूरा फूड। ठीक, इसी तरह देखें, ऑल हैंड्स टू द पम्प्स। अब इसमें क्या है, हैंड्स हमारी बॉडी है, एक शख्स है,
ठीक है, उसके एक बॉडी ऑर्गन जो है वो उसका एक लिम्ब जो है वो उसका हैंड है। हम हैंड कह रहे हैं, तो लेकिन हैंड कहने से मुराद ये है कि पूरे का पूरा शख्स। तो हैंड्स जब कहते हैं इसका मतलब हो सकता है पॉसिबली कि वो तमाम क्रूज। हम ये भी कहते हैं आई नीड्स अ फ्यू हैंड्स, हेल्प के ज़माने में भी यूज होता है ये। ठीक, तो पार्ट एज अ होल। हमारे ड्रामों के अंदर और फिल्मों के अंदर हीरो जो है वो अक्सर हीरोइन का हाथ मांगने जाता है, रिश्ता लेके जाता है जब, तो वो हाथ मांगने जाता है, लेकिन उसको ऑब्वियसली सिर्फ हाथ नहीं चाहिए होता। रिश्ता जब मांगने जाता है तो उसको पूरी की पूरी ब्राइड चाहिए होती है, तो पार्ट एज अ होल। अच्छा फिर देखिए, uneasy lies the head that wears a crown। uneasy lies the head, इसका मतलब पहले मैं समझाता हूँ आपको, फिर आपको इसके अंदर से मौजूद जो सेनेक्डोकी है वो समझ आ जाएगी। कहता है कि एक ऐसा शख्स जो है ना, जिसके ऊपर क्राउन हो, यानी कुछ उसको बड़ा ओहदा मिला हुआ हो किसी सोसाइटी में, तो वो उतना ही उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी होती हैं, वो उतना ही बेचैन भी रहता है कि यार ये मुझे ये जिम्मेदारी मिली है और ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। समझ रहे? तो जो हेड क्राउन पहनता है, उस हेड के अंदर उतनी ही ज्यादा बेचैनी भी होती है, वो उतना ही ज्यादा अनईजी भी होता है। ठीक, तो हेड का मतलब सिर्फ हेड नहीं है। हेड का मतलब यहाँ पर ऑब्वियसली पूरा शख्स है, जिसको जो है वो क्राउन पहनाया गया है, जिसको कोई जिम्मेदारी दी गई है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अ फ्लीट ऑफ 50 सेल। सेल का मतलब यहाँ पे शिप्स है। ठीक, लेफ्ट द हार्बर। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल थी। अच्छा एक स्टूडेंट पूछ रही है कि सर लास्ट एग्जांपल में किसको एसोसिएट किया है, विच लास्ट एग्जांपल यू टॉकिंग अबाउट। वो तो मैंने बताया ना, रिवर, रिवर जो है, रिवर की बात की थी मैंने। अच्छा फिर देखें, ऑल द बेस्ट brains in Europe could not solve the problem। बेस्ट ब्रेन्स, इसमें क्या है, बेस्ट ब्रेन्स, ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन यूरोप कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेन्स का मतलब वो जीनियस लोग हैं जो यूरोप में रहते थे। तो पार्ट कह के होल मुराद लेना जो है वो वाली बात में कर रहा था। अच्छा, उसके बाद फिर देखें, द होल यूज्ड टू डेजिग्नेट पार्ट। अब उसका वाइस मतलब उलट है उसका, मतलब रिवर्स कर दिया हमने, ऑर्डर रिवर्स कर दिया। अभी तक हम ये कह रहे थे कि पार्ट एज अ होल, अब हम ये कहेंगे कि होल एज अ पार्ट। अच्छा ये बड़ी मशहूर एग्जांपल है, इंग्लैंड वॉन द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब इंग्लैंड जब हम कह रहे हैं तो उसमें इंग्लैंड के अंदर तो सिर्फ क्रिकेट टीम ही तो नहीं रहती है, ना सिर्फ वो, सिर्फ उनका जो है वो ईसीबी, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, सिर्फ इंग्लैंड, इंग्लैंड तो एक पूरा कंट्री है जिसके अंदर बहुत सारी सेगमेंट्स हैं, बहुत सारी डोमेन्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशंस हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि इंग्लैंड वन द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, हम दरअसल ये कह रहे होते हैं कि इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है, जो उनके 11 लोग हैं, वो टेस्ट मैच जीत गए। तो पूरा इंग्लैंड कह के हमने पार्ट मुराद लिया। पार्ट क्या था, उनके वो 11 प्लेयर जो क्रिकेटर्स थे। अब इसमें एक और दिलचस्प बात बताता हूँ, इसी सेनेकडोकी की एग्जाम्पल से हम ग्रामर का एक रूल भी सीख लेंगे, जो हमारे वो उधर काम आएगा, 6 नंबर वाले पैसेज में भी काम आएगा और एंट्री टेस्ट में भी काम आएगा। वो क्या है, वो ये है कि देखिए अक्सर हम, अगर आप मैचेस देखते हैं, क्रिकेट मैचेस अगर आप देखते हैं, तो अक्सर जो है इनके लिखा होता है फॉर एग्जांपल इंग्लैंड विन द मैच, या हम ये कहते हैं कि इंग्लैंड प्लेज, इनफैक्ट इंग्लैंड प्ले वेल। यानी इंग्लैंड, हमें जो एक सिंगुलर नजर आ रहा है, वो इसको एज अ प्लूरल यूज करते हैं, प्लूरल यूज करते हैं। वो क्यों प्लूरल यूज करते हैं, वो इंग्लैंड को प्लूरल यूज इसलिए करते हैं कि उनका मतलब ही इंग्लैंड से जो है वो सिर्फ एक कंट्री एज अ वन जो है वो यूनिट नहीं होता, बल्कि वो उसका मतलब एज सिनेक्डोकी लिटरेरी डिवाइस यूज करके
वो क्रिकेट 11 लोग ले रहे होते हैं, तो इसलिए जो है वो उसको यूज करते हैं, राइट। तो ये जो है वो एक और कैसा है, शायद मैंने ये चीज़ आपसे पहले भी जो है वो डिस्कस की हुई है। अच्छा, मैं अब आपको एक सेंटेंस बोलता हूँ, आपने गेस करना है कि अभी तक जो हमने तमाम ये लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ी हैं इनमें से वो किस में फॉल करेगा, राइट। यू वुड गेस दैट। ओके, इज इट इलेक्ट्रॉन, इज इट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, आई आंसर्ड। बताइए ये किसकी एग्जांपल है? इज इट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, आई आंसर्ड। तो ये किस एग्जांपल, आई मीन किस कैटेगरी जो है उसमें फॉल करना चाहिए? स्टूडेंट सेड के सर इंग्लिश भी प्लूरल होगा? नो नो, इंग्लिश क्यों होगा? इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, राइट, तो ये तो नहीं होगा। मैं सेंटेंस फिर रिपीट कर देता हूँ। सेंटेंस है, क्या है सेंटेंस? हाँ, सेंटेंस है, मैं पूछता हूँ किसी से, इज इट प्रोटॉन, नहीं बल्कि मैं उल्टा पूछता हूँ। मैं किसी को पूछता हूँ इज इट इलेक्ट्रॉन, वो मुझे कहता है पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव का क्या मतलब समझूं मैं? क्या मैं ये समझू पॉजिटिव क्या कि मतलब उसका कुछ और मतलब, पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन है, या वो पॉजिटिव मेरे आंसर को यस कह रहा है? जब हम किसी को आंसर को यस करते हैं और उसके साथ अग्री करते हैं तो अभी फिर भी हम पॉजिटिव कहते हैं ना, अक्सर मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा ये पॉजिटिव, राइट। तो पॉजिटिव ये पन है, डबल मीनिंग है। या मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स टोल्ड मी, राइट, इट्स अ पन, राइट। अच्छा, अच्छा एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल जो है वो मैं आपसे पूछता हूँ। अगर मैं यूं कहूँ कि एग्जांपल मैं कहता हूँ, आई लिव इन पाकिस्तान, आई लिव इन पाकिस्तान। या ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर राइट, एग्जैक्टली, दिस इज सेनेगडॉकी, आई लिव इन पाकिस्तान। तो पूरा पाकिस्तान कह के हमने क्या मुराद लिया? हमने दरअसल अपना घर मुराद लिया, हम तो अपने घर में रहते हैं। तो इसका मतलब जो है वो ये क्या उसको कहते हैं कि स्नेकडॉकी है, राइट। अच्छा, अच्छा अक्सर हम अपने पाकिस्तान के अंदर मुराद लेते हैं कि एक सेंटेंस आपने सुना होगा बूट्स का, बूट्स, है ना, बूट्स। पाकिस्तानी आ, सियासत में लोग कहते हैं, पाकिस्तानी सियासत में बूट्स का काफी अमल दखल है। बूट्स ये yeah, yeah. Now it can, I mean, it can fall in synecdoche too. Exactly, exactly. You took it very right. You took it very right.
काफी सही है आप लोग। अच्छा ये सुन एग्जाम्पल, अगर मैं यूं कहता हूँ यू वर राइट सो आई लेफ्ट, यू वर राइट सो आई लेफ्ट। यू आर राइट, यस यस। अच्छा वन वन बताइए ना, एक बताइए। यू आर राइट सो आई लेफ्ट, our meeting will just end, ending of the meeting